Welcome to Adhyapika. Today's session I'll be taking in two languages, English and Hindi. आज का जो सेशन है वो मैं दो लैंग्वेजेस में लूंगी, इंग्लिश और हिंदी में. आज हम जिस थ्योरी के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट इट इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आप उसको जब आप थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि वो आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी उसको आप अप्लाई कर सकते हैं. So before jumping right into the theory, I would like first of all like to discuss with you the concept of learning. कि learning क्या होता है basically. So learning is anything that brings a change in our behavior. So कोई भी जो हमारे अंदर कोई भी situation हमें face करते हैं, हम किसी भी चीज की हम ट्रेनिंग को अंडरगो करते हैं, तो उस प्रोसेस के द्वारा हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है. So इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगी, जैसे एक बच्चा जब वो स्कूल जाना शुरू करता है तो वो अपने अध्यापकों से, अपने जो दोस्तों से बात करता है, वो अपने जो आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करता है, तो वो सारी चीजें वो अपने अंदर अप्लाई कर लेता है, वो अपने अंदर वो इंक्लूड कर लेता है. एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. So the child does not learn only from the school, he also learns things from his parents, his like people around him, the society. तो इस जो थ्योरी के बारे में जो हम बात करेंगे तो उनका जो मेन प्रोपोगेटर रहे हैं वो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक. सो नाउ लेट्स डिस्कस मोर अबाउट एडवर्ड ली थॉर्नडाइक एंड व्हाट वाज हिज मेन आइडिया बिहाइंड दिस थ्योरी. So before wasting any time, let's first of all discuss about Edward Lee Thorndike. So Edward Lee Thorndike was one of the greatest educational psychologists. He was born on 31st August 1874 in United States in the state of Massachusetts, and his career span was around 55 years. So उन्होंने 55 सालों तक अपने करियर में जितना ज्यादा उन्होंने विकास किया है वो पूरे उन्होंने 55 साल में ही किया. And he is also known as one of the important figures of educational psychology. So educational psychology की फील्ड में उन्होंने जितने भी ज्यादा प्रयोग किए, जितने भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, उसमें उन्होंने सिर्फ यही चीज को बताया है कि जैसे एक बच्चा सीखता है उसके क्या उसकी प्रोसेसेस रहती है कि वो चीजों को अपने सॉल्यूशंस तक वो कैसे फाइनली पहुंचता है. And not only this, he completed his graduation in the year 1895 from Wesleyan University. And after 1895, in the year 1897, he acquired his master's degree from Harvard University. And in 1898, he finally completed his PhD from Columbia University. So after giving a brief background about Edward Lee Thorndike, I would like to take up the concept of learning. कि according to Edward Lee Thorndike, what was learning? कि learning basically होती क्या है? So जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक एग्जाम्पल दिया था that when a child is born, so and the moment he takes the admission in the school or whenever he goes to any part of the society, वो किसी भी वातावरण की जो समाज है वो किसी भी एस्पेक्ट में जाता है. So जैसे जैसे वो अपने वातावरण में एडजस्ट होना शुरू करता है तो उसके व्यवहार में एक परिवर्तन आता है, क्योंकि जैसे जैसे वो सिचुएशंस को फेस करता है, जैसे जैसे वो चीजों को ऑब्जर्व करता है तो उसकी तरफ उसका एक रिएक्शन होता है. सो इस जो चेंज को, इस जो बदलाव को हम लर्निंग का नाम देते हैं. So it is very important to keep it in mind that learning is not only restricted to human beings. Even animals, they also have the process of learning. They also undergo the process of learning through their own abilities, through their own capacities. And it is very important, and another important point, that it is the acquisition of habits, skills and attitudes. Like for example, if a child is going to the school, he will learn that how he has to start respecting his elders, how he has to be disciplined. So जैसे जैसे उसके अंदर वो सिचुएशन, जैसे जैसे उसको वो ट्रेनिंग मिलती है, वो अपने आप को उन सब चीजों से अक्वायर करता है. तो लर्निंग, जिसे हम हिंदी में अधिगम भी कहते हैं, इसका सब यही मतलब है दैट हम अपने व्यवहार में कैसे हम परिवर्तन ला सकते हैं. So now, after discussing the concept of learning, let's come to the next important topic, that is the learning theories. So जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उनका कोई ना कोई उनका विषय जरूर रहा है. So it is very important to keep it in mind that Edward Lee Thorndike was entirely focusing on learning. वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज पे फोकस कर रहे थे कि बच्चा आखिर सीखता कैसे है. So learning theories में basically there are two types of theories. First is the connectionist और behaviorist theory, जिसको हम हिंदी में व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं.
एंड सेकेंड इज द कॉग्निटिव फील्ड थ्योरीज, जिसे हिंदी में हम संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कहते हैं. सो बिहेवियरिस्ट थ्योरी में क्या होता है, there are actually two terms, one is stimuli and the second one is the responses. तो stimuli क्या है, जिसके द्वारा कोई भी ऐसी चीज जिसके प्रति या जिसके द्वारा मेरे अंदर एक एनर्जी, मेरे अंदर एक एक्टिविटी होती है, जिसकी तरफ मैं, जिसे कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी तरफ मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हूँ, बहुत ज्यादा आकर्षित होती हूँ, जैसे मनी, फूड, सक्सेस, like फेमस होना. So all these things that are arousing any kind of activity in me, it is called stimuli. तो stimuli जिसे हम हिंदी में कहते हैं, कोई चीज हमें प्रोत्साहित करती है, encourage करती है कि हम कोई कुछ भी काम करें. एंड ऑन द अदर हैंड द रिस्पॉन्स, जिसे हम कहते हैं प्रतिक्रिया, उसका ये मतलब है कि हम किसी भी चीज की तरफ हमारा क्या रिएक्शन है. अब जैसे सपोज मैं बहुत सारा अगर मैं पैसा देती हूँ, सो व्हाट विल बी माई ड्राइव, आई विल वर्क मोर हार्ड. One thing is I will work more hard to acquire the money. The second thing is I'll become more greedy. मुझे और ज्यादा लालच होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं. So this is how we can take the example of stimuli and responses. The second most important theory after the behaviorist theory is the cognitive field theories. So cognitive field theory में क्या होता है कि जैसे जैसे लोग अपने वातावरण के द्वारा क्या उनके अंदर समझ आती है, जैसे जैसे वो सिचुएशंस के थ्रू, जैसे जैसे वो सराउंडिंग से थ्रू अपने आप को अडेप्ट करते हैं, अपने आप को उस चीज में डालते हैं, और उनका जो है उससे उनकी जो माइंड है कैसा डेवलप होता है. सो दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव फील्ड थ्योरीज. सो कॉग्निटिव ओनली डील्स विद द माइंड, दैट हाउ वी आर ऑब्जर्विंग, हाउ वी आर रिएक्टिंग एंड हाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग. सो आइए अब हम बात करते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग की, जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रयत्न और भूल का सिद्धांत. So this was one of the famous theories that was given by Edward D. Thorndike. So Edward D. Thorndike was the main man. He was the main contributor behind this theory. So basically उन्होंने काफी सारे experiments करे and finally he came to the conclusion कि जब बच्चा सीखना शुरू करता है वो ट्रायल एंड एरर से ही होता है. तो ट्रायल क्या होता है, जब मैं किसी चीज के अंदर प्रयत्न कर रही हूँ, और जब मैं किसी चीज के लिए प्रयत्न करूंगी गलतियां होंगी. इट इज नॉट दैट आई विल कम डायरेक्टली टू द सोल्यूशन. सो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक फर्मली बिलीव दैट व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट्स लर्निंग, जैसे जैसे बच्चा लर्निंग स्टार्ट करता है वो पहले गलतियां करेगा, बट जैसे जैसे वो अपनी गलतियों को इम्प्रूव करेगा, ही विल डायरेक्टली कम टू द सोल्यूशन. सो इस जो थ्योरी में एक चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे जैसे बच्चा ट्राई करना शुरू करता है, या जैसे जैसे हम भी ट्राई करना शुरू करते हैं, सो एट द एंड वी विल ओनली कीप दोज थिंग्स इन माइंड. हम उन्हीं सब चीजों को अपने दिमाग में रखेंगे जिससे हम अपने सोल्यूशन के पास और जा सकें. सो rather than keeping all the unnecessary thing, मतलब जो फालतू की बेकार की जो solutions है उनको हम अपने माइंड से टोटली निकाल देते हैं, and we just focus on the correct way of solving a particular problem. So आइए अब हम बात करते हैं जो थॉर्नडाइक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था. सो थॉर्नडाइक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I'll just explain the theory in a very simple language so that you are able to understand it. So what he did was, first of all he took a box and he closed the box from the four sides. उन्होंने एक डिब्बा लिया था जिससे उन्होंने चारों दिशाओं से, चारों डायरेक्शन से उस चीज को बंद कर दिया था, बॉक्स को टोटली क्लोज कर दिया था. एंड बॉक्स के अंदर उन्होंने एक कैट को रख दिया, एक बिल्ली जो थी उसको रख दिया. एंड व्हाट ही डिड वाज कि आउटसाइड द बॉक्स ही केप्ट सम फूड फॉर द कैट, एंड कैट वाज वेरी हंग्री. So now that was the thing that was the important thing for the cat, that she had to go out and she had to go by herself. उसको खुद ही बाहर जाके खाने तक पहुंचना था. So you must be imagining that if the box is closed from all the sides, then how can the cat go out? But what happened was that there was actually a key. So एक कुंजी ऐसी थी कि जिससे वो बाहर निकल के खाने तक पहुंच सकती थी. And what was that key? That near the box, near one of the windows, so there was a door kind of a thing जिसके साथ एक लैच था, एक कुंडी प्रॉपर्ली लगी हुई थी.
सो अगर कैट जरा सा उस लैच को पुल करती, जरा सा उस लैच को खींचती, तो बॉक्स इजिली खुल सकता था. So, but it is very important to keep it in mind that the box was not opened from before. So, had the box been opened from before, वो पहले से ही अगर कोई बॉक्स अच्छे से खुला होता, तो कैट के लिए तो बहुत इजी था कि वो बाहर जाके इजिली खाना खा लेती. बट द इम्पोर्टेंट थिंग वाज दैट हाउ कैट रिपीटेडली ट्राई. उसने एक के बाद एक कैसे प्रयत्न किए. कभी उसने जंप किया, कभी उसने स्क्रैच किया, कभी उसने बॉक्स को बाइट किया. एंड शी केप्ट ऑन ट्राइंग. उसने वो एक तरफ रुक के वो बैठी नहीं. सो द मोमेंट शी केप्ट ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग, फाइनली शी केम टू रियलाइज. उसको ये चीज रियलाइज हुई कि अगर वो जरा सा उस लैच को पुल करेगी, जरा सा उस विंडो को खोलेगी, जरा सा उसको जर्क देगी, उसको हिलाएगी, सो द बॉक्स कैन इजिली बी ओपन एंड शी कैन इजिली मूव आउट. एंड फाइनली इट वाज ओनली द कैट who managed to open the box with her effort. उसने अपने एफर्ट से ही वो बॉक्स को खोला and finally she went out and ate the food. तो अब इस एक्सपेरिमेंट के जो प्रयोग के एंड में क्या हुआ. इससे उसको फॉक्स को रियलाइज हुआ कि अगर आप बॉक्स जो है वो इजिली खुल सकता है. उसको बार बार जंप करने की, बार बार उसको बाइट करने की, बार बार उसको किसी भी जो बॉक्स को स्क्वीज करने की जरूरत नहीं है. वो आसानी से बॉक्स का लीवर को पुल कर सकती है और बाहर जा सकती है. सो इस एक्सपेरिमेंट से हमने जो है, there are like important points coming out of this experiment. That first important thing is that goals play a very important. जो गोल क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लक्ष्य. तो अगर हमें कोई चीज भी सीखनी है या अगर हमें किसी भी चीज का टारगेट रखना है, तो उसके लिए गोल का होना बहुत जरूरी है. जब तक आपके माइंड में आपका गोल, आपका जो टारगेट है, आपको उस चीज तक अगर आपको पहुंचने के लिए आपके अंदर कोई टारगेट नहीं है, तो आप कोई भी चीज सीख नहीं सकते. लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल दैट इफ आई वांट टू बिकम अ वेरी गुड टीचर, और इफ आई वांट टू बिकम अ वेरी गुड पेंटर, और एनी अदर प्रोफेशन आई वांट टू एक्वायर द मास्टरी इन. मैं कोई अच्छे मतलब किसी भी क्षेत्र में मैं बहुत तरक्की करना चाहती हूँ, तो जब तक ये चीज मेरे माइंड में क्लियर नहीं होगी, आई विल नॉट डू एनी हार्ड वर्क. सो दैट इज वाई जो एडवर्ड डी थॉर्नडाइक है, वो भी कहते हैं कि अगर बच्चे को कोई चीज सीखनी है, उसके लिए माइंड में क्लियर कट गोल होना बहुत जरूरी है. द सेकेंड थिंग इज द ड्राइव. ड्राइव का क्या मतलब है कि आप कुछ भी चीज कर रहे हैं. लाइक अगर मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं पढ़ क्यों रही हूँ, या अगर इफ आई एम डूइंग समथिंग, अगर मैं कोई चीज करती हूँ, तो इसके पीछे मेरा क्या रीजन है, क्या मकसद है, एक तरह का क्या मोटिव है. सो अब जैसे अब एक्सपेरिमेंट की बात करें, अगर कैट का सबसे पहले गोल क्या था, फॉर हर द गोल वाज फूड. हैड शी नॉट बीन हंग्री, अगर वो भूखी नहीं होती, तो शी वुड नॉट हैव मेड एन एफर्ट टू कम आउट. शी वुड जस्ट हैव बीन सिटिंग साइलेंटली इन द बॉक्स only. बट बिकॉज दैट ड्राइव वाज हंगर, क्योंकि उसको इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि उसको बस बाहर जाना था. सो दिस थिंग रियली गेव हर दैट इंकरेजमेंट कि नहीं, शी हैज टू कीप ऑन ट्राइंग. जब तक उसको सक्सेस नहीं मिलेगी, जब तक उसको उस चीज में सफलता नहीं मिलेगी, उसको लगातार चीजों को प्रयत्न करते रहना है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव अ क्लियर कट गोल, एंड उसके बाद उसका मोटिव कि ये चीज मैं कर क्यों रही हूँ. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द ब्लॉक. तो ब्लॉक जिसे हम रुकावटें कहते हैं. तो कोई भी चीज जो हमारे जो गोल में अड़चन डालती है, बेसिकली एक तरह का बैरियर बनता है हमारे लिए. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट आई एम वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, आई कैन नॉट डू दिस, ये चीज मेरे लिए बहुत मुश्किल है. सो these kind of blockage I am creating in my own mind, that I will not be able to do this thing very nicely. So any kind of thing that imposes a restriction की हमें आगे बढ़ना ही नहीं देती. तो जैसे अब एक्सपेरिमेंट की अगर दोबारा हम बात करें, तो इस केस में क्या था, that the entire box, जो जिस डिब्बे में वो कैट थी, वो उसके लिए एक तरह का ब्लॉकेज था, उसके लिए एक तरह का रुकावट था, जो उसको खाने तक नहीं पहुंचने दे रहा था. The next important thing is the random movements. तो random movements का मतलब ये नहीं है कि that we have to sit idly. No. Random movements का मतलब है कि हम कैसे कैसे अपने solutions की तरफ हम प्रयत्न कर रहे हैं, कितना ज्यादा हम हार्ड वर्क, कितना ज्यादा हम स्मार्ट वर्क यूज कर रहे हैं, कितना ज्यादा हम अपना माइंड यूज कर रहे हैं किसी चीज के सोल्यूशन पे पहुंचने के लिए.
एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द चांस सक्सेस, कि जब हम एफर्ट करते रहते हैं तो हम कैसे अपने सोल्यूशन तक हमें और क्लैरिटी हो जाती है कि हम मौके से हमें सफलता प्राप्त होती है। अब जैसे कैट थी, उसने जैसे जैसे एग्जाम्पल, जैसे जैसे उसने एफर्ट्स करे, जैसे जैसे उसने अपना एग्जाम्पल सेट किया, तो उसने सबसे पहले एक चीज ये हुई कि दैट उसका जो फुट था वो विंडो की लैच पे लग गया, और जैसे ही वो फुट उसके लैच पे टच हुआ, जो विंडो के लैच पे, शी वॉज एबल टू कम आउट। सो this made her realize that if she will just put the foot on the lever, the door will be open, the window will be open, so that she can easily go out. So it is very important to keep on trying. So Thorndike भी ये कहते हैं कि जब तक हमें proper success नहीं मिलती, we have to keep on trying. The next important point is the selection. तो जैसे जो chance success और selection थोड़े ये दोनों points आपस में related है, but selection में क्या होता है, इसमें मैं सिर्फ वो ही चीजों का ध्यान रखती हूँ जिससे मैं इजिली अपने सोल्यूशन तक पहुंच सकती हूँ। एंड इन दिस आई जस्ट टेक माई माइंड आउट ऑफ ऑल द नेगेटिव थिंग्स। मैं सिर्फ अपने गोल के ऊपर फोकस करती हूँ और उस चीज तक मुझे पहुंचना कैसे है वो चीज मेरे माइंड में क्लियर हो जाती है। अब इस प्रोसेस में गोल के साथ ये चीज भी बहुत क्लियर हो जाती है कि मुझे उस चीज तक पहुंचना कैसे। एंड फाइनली द एंड पॉइंट इज फिक्सेशन। तो फिक्सेशन का मतलब है कि जब मुझे सक्सेस मिलती है और जैसे ही मुझे सफलता मिलेगी मैं बहुत खुश हो जाऊंगी एंड आई विल रीच माय टारगेट। सो इन दिस प्रोसेस, थ्रू दिस प्रोसेस, जो एडवर्ड डी थॉर्नडाइक थे, उन्होंने लर्निंग को बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, सो दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। सो उनका ये मानना था कि जब तक बच्चे के अंदर गोल नहीं होगा वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंचेगा। सो गोल्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आइए अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ लर्निंग के बारे में। सो लॉज ऑफ लर्निंग में बेसिकली जो थॉर्नडाइक ने दो टाइप के लॉज दिए थे, तो फर्स्ट वाज द प्राइमरी लॉज एंड सेकंड इज द सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। सो आई विल बी टेकिंग द लॉज वन बाय वन। सो आइए अब हम पहले बात करते हैं प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग की। सो प्राइमरी लॉज में सबसे पहला लॉ आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। सो लॉ ऑफ रेडीनेस में थॉर्नडाइक बताते हैं कि जब बच्चा मेंटली और फिजिकली रेडी होता है, जब उसके अंदर से ऑलरेडी इतनी इंकरेजमेंट होती है कि उसको किसी चीज को सीखना है, तभी वो पढ़ने के लिए तैयार होगा, या तभी वो किसी सब्जेक्ट को अच्छे से मास्टर करने के लिए तैयार होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि we have to be like mentally and physically ready, and we have to make the child mentally and physically ready to learn. हम उसको जोर जबरदस्ती मार के नहीं पढ़ा सकते, उसके अंदर से एक मोटिवेशन खुद ही होना चाहिए, वो खुद ही प्रोत्साहित होना चाहिए कि नहीं, उसको ये चीज करनी है और इस चीज में उसको सफलता प्राप्त करनी है। अब जैसे हम एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, दैट मेनी टाइम्स चिल्ड्रन से दैट दे डोंट वांट टू गो टू स्कूल, उनको स्कूल नहीं जाना, उनको मजा नहीं आता, उनको टीचर से डर लगता है। क्योंकि उनके माइंड में एक पहले से एक ऐसा वातावरण की एक ऐसी पिक्चर होती है, ऐसी छवि होती है, जिससे वो आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होते, वो किसी भी चीज को लर्न नहीं करना चाहते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट इन माइंड दैट व्हेनेवर वी हैव टू लर्न समथिंग, वी हैव टू बी मेंटली एंड फिजिकली रेडी। हमें अपने माइंड को वैसे ट्रेन करना है कि नहीं, अगर हमें किसी चीज को सीखना है, हमें उसमें जो है सफलता प्राप्त भी करनी है। The next important law is the law of exercise, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अभ्यास का नियम। So we have to do regular practice. Like for example, if I have to lose weight, or if I have to do anything, if I have to learn driving, या मुझे किसी भी कौशल या किसी भी स्किल को मास्टर करना है, जब तक मैं उस चीज के लिए प्रैक्टिस नहीं करूंगी, जब तक मैं उस चीज के लिए मैं एक्सर्ट नहीं करूंगी, I will not be able to do it. जब तक मैं उस चीज को ट्राई नहीं करूंगी, मुझे वो हर चीज मुश्किल ही लगेगी। So it is very important to keep it in mind that we have to try. In order to learn something, we have to keep on trying. लगातार उसका कठिन अभ्यास, जितना ज्यादा से ज्यादा हम ट्रेन करेंगे अपने माइंड को, जितना ज्यादा से ज्यादा हम एफर्ट करेंगे उस चीज के लिए, so it also plays a very important role. So जो law of exercise है वो दो parts में divided है, law of use and disuse. So basically जो law of use क्या होता है, जिसमें use में क्या होता है, बेसिकली हमें एक तरह से satisfaction जब मिलती है तो हमारा जो सीखने की क्षमता है, जो लर्निंग है, वो स्ट्रेंथन हो जाती है।
और लॉ ऑफ डिसयूज में क्या होता है कि एक पॉइंट, एक सैचुरेशन पॉइंट ऐसा आता है कि हमारी जो लर्निंग जो है वो वीक हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाती है अगर हम ट्रायल एंड एरर को छोड़ देते हैं। सो थॉर्नडाइक का कहने का ये मतलब है कि जो लॉ ऑफ यूज है उसको हमने रेगुलरली जो है रिपीटेडली हमें करना है, और वो हम कैसे करेंगे जब तक हम वो ट्रायल एंड एरर को अपना एक जो व्यक्तित्व का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा नहीं बनाते, एक जरूरी हिस्सा नहीं बना पाते। तो अगर मुझे किसी कोई डिश कोई सीखनी है, अगर मुझे कुकिंग सीखनी है, जब तक मैं किचन में नहीं जाऊंगी, जब तक मैं उस चीज की रेसिपी को अच्छे से नहीं पढ़ूंगी, जब तक मैं उस चीज का ट्राई नहीं करना शुरू करूंगी, आई विल नॉट बी एबल टू बिकम अ वेरी गुड कुक. So it is very important, like whatever you do, be it learning, be it anything, you have to have the mastery over it. और mastery तभी होगी जब आप उस चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा उस चीज का आप अभ्यास करोगे. The third and the most important law is the law of effect, जिसे हम हिंदी में प्रभाव का नियम भी कहते हैं. So प्रभाव का नियम क्या होता है? ये दो टाइप्स का होता है कि जब एक तरह से जब मेरे को सेटिस्फैक्शन, जब मेरे को सक्सेस मिल जाती है, so I become very happy. बट ऑन द अदर हैंड, अगर वो जैसे जैसे वो सफलता का जो एक पार्ट है वो डिले होता जाता है, मतलब थोड़ा उसमें टाइम लग रहा है, सो आई बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटेड, मुझे बहुत गुस्सा आना शुरू हो जाता है, मैं पेशेंस लूज कर देती हूँ, अपना जो सब्र है वो चीज को मैं भूल जाती हूँ, एंड आई बिकम वेरी रेस्टलेस. और जब तक मुझे वो टारगेट अचीव नहीं होता, मेरा माइंड जो है, जो मेरा दिमाग है, वो पीस में नहीं रहेगा. मतलब ना मैं खुद शांति से रहूंगी और ना मैं लोगों को भी नहीं रहने दूंगी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट इन माइंड दैट वी हैव टू हैव अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट. और वो पॉजिटिव इफेक्ट तभी आएगा जब मैं चीजों को अच्छे से कर रही हूँ, जब मैं चीजों के लिए लाइक आई कीप ऑन डूइंग इट नो मैटर हाउ मच द टाइम इट टेक्स. आइए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग की. तो जो सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग में सबसे पहला आता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुअभिक्रियाओं का नियम. सो इसमें क्या होता है, अगर जैसे मुझे किसी भी चीज के लिए सोल्यूशन करना है, अगर मेरे को किसी भी चीज के सोल्यूशन तक पहुंचना है, तो मैं सिर्फ एक रिस्पॉन्स पे नहीं करूंगी कि इसी के थ्रू होगा, नहीं. देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. मतलब कोई भी कठिनाई को अगर हमें सॉल्व करना है, तो अगर किसी उसके सोल्यूशन तक जाना है, तो उसके बहुत विभिन्न प्रकार के तरीके हो सकते हैं. तो जब तक मैं उस चीज का ट्राई नहीं करूंगी, I will not be able to come to this point that the law of learning is actually the law of multiple responses. Okay? जैसे for example, if I want to become again a good painter, so the only thing I can do is I can paint a picture and I'll color it. No, but अगर कोई अच्छी पिक्चर नहीं बन पा रही है, so I will just try to figure it out कि मैं एक पिक्चर को कैसे मैं स्टार्ट करूँ. Maybe I can improve my sketching first, maybe I can improve my color texture, या ड्राइंग के किस एस्पेक्ट पे मुझे ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है. सो जैसे ये जो बहुअभिक्रियाओं का नियम है, ये तभी होगा जब मैं एक्चुअली चीजों को कर रही हूँ. इससे मुझे और क्लैरिटी होगी कि किस एस्पेक्ट पे, किस एक क्षेत्र में मुझे ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है. द सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द लॉ ऑफ एटीट्यूड ऑफ मेंटल स्टेट, जिसे हम कहते हैं अभिवृत्ति अथवा मनोवृत्ति का नियम. सो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दैट वी हैव टू बी मेंटली पॉजिटिव. सो देन ओनली वी कैन लर्न समथिंग. अगर हम पहले से नेगेटिव हो जाएंगे, पहले से हम कुछ उल्टा सीधा हम सोचेंगे कि ये चीज मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इट इज टू डिफिकल्ट फॉर मी, और आई एम नो गुड एट इट, या कुछ भी मैं नेगेटिव फीलिंग अपने लिए लाती हूँ, सो आई विल नॉट बी एबल टू लर्न एनी पर्टिकुलर थिंग. So it is very important because कहते हैं ना कि everything begins from the mind. अगर आप किसी चीज के लिए अपना mind मेकअप करते हो, then only you are able to do it. So it is very important to keep it in mind that we have to have a very positive mindset. और जो तीसरा नियम है जिसे हम कहते हैं सहचार्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग. तो इसमें क्या होता है, ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज से थोड़ा मिलता है. इसमें क्या होता है कि हम अपने रिस्पॉन्सेज को शिफ्ट करते रहते हैं. इसमें हम सारे रिस्पॉन्सेज के ऊपर, सोल्यूशंस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम सारे जो तरीकों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम उन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे जो हमें अपने जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, उसके प्रति हमें और ज्यादा उसको हमें नजदीक लेके जाए. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ इज द लॉ ऑफ एनालॉजी और एसिमिलेशन, जिसे हम सदिशकरण अथवा आत्मसातकरण का नियम भी कहते हैं. तो इसमें क्या होता है
एसिमिलेशन में क्या होता है कि मैं जितने अपने ओल्ड एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे पुराने अनुभव हो चुके हैं, उससे मैं सीखती हूँ चीजों को। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ चाइल्ड। सो अ चाइल्ड हैज फेल्ड मिजरेबली इन हिज एग्जाम्स। कोई एक बच्चा है जिसने अपने एग्जाम से उसने बिल्कुल भी उसने पास नहीं करे एंड वो सारे सब्जेक्ट्स में फेल हुआ है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब वो एग्जाम में बैठेगा या नेक्स्ट टाइम वो कोई भी पेपर को सॉल्व करेगा, उसको उस चीज में बहुत ज्यादा उसको सिंसेरिटी से करेगा। उसका जो पुराना एक्सपीरियंस है, जो उसका पुराना अनुभव उसको हुआ था, उससे उसने क्या चीज सीखी कि दैट ही हैज टू डू मोर ऑफ हार्ड वर्क। उसे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जहां पे उसने केयरलेस मिस्टेक्स करी हैं, उसको वो कैसे इंप्रूव कर सकता है। सो एनोलॉजी और जो एसिमिलेशन का जो एस्पेक्ट है, ये हम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार हमारे जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं उससे ही हम इतना कुछ सीख जाते हैं कि एक तरह से जो लर्निंग है वो हमारे लिए एक स्थायी परिवर्तन ले आता है हमारे। इट ब्रिंग्स अ परमानेंट चेंज इन आवर बिहेवियर बिकॉज इट विल गो विद अस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू से दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। तो जो हम गलतियां करते हैं बेसिकली, तो उसको हमें और इम्प्रूव करना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर हम कुछ चीज अच्छे से कर रहे हैं, सो वी हैव टू बी द बेस्ट इन इट। तो यह एनालॉजी और एसिमिलेशन से हमें ये पता लगता है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ इज द लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, जिसे हम अशिंग क्रिया का नियम भी कहते हैं। तो इसमें अब क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो ओपन हो जाता है। हम सिर्फ एक चीज को लिए नहीं देखते। जैसे अगर आपको किसी पर्टिकुलर जगह जाना है, तो रास्ते अलग अलग होंगे, बट द गोल विल बी वन, यू हैव टू रीच दैट प्लेस ओनली। सो समटाइम्स बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम वी टेक अ शॉर्टर रूट। तो ऐसे इसी में जो लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी में क्या होता है कि हम मल्टीपल वेज से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का हम तरीका ढूंढते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये ट्रायल प्रत्यक्ष जो प्रयत्न और भूल की जो थ्योरी है उससे बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है। इसमें हम सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर हम फोकस करना, धीरे धीरे हम जैसे वैरायटी ऑफ वेज से हम उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं जिसमें सिर्फ नेसेसरी रिस्पॉन्सेज आते हैं, rather than leaving the unnecessary ones। तो जैसे मैंने ट्रैफिक जैम का एग्जांपल लिया, तो अगर कहीं मुझे पर्टिकुलर जगह पे जाना और मैं लेट हो रही हूँ, तो rather than getting stuck in that traffic jam, I will try to think of a shorter route जिससे मैं अपनी मंजिल तक और easily पहुंच जाऊँ। So rather than wasting my time, like wasting in traffic jam for like 1 hour, 2 hours, 1 घंटे 2 घंटे तक मैं अगर वहां पे फंसी हूँ, नहीं, I will just think of another way where I can easily go। मतलब मैं उस चीज तक कैसे इजिली पहुंच सकती हूँ, उस जगह तक मैं इजिली आसानी से कैसे पहुंच सकती हूँ। मे बी आई टेक अ मेट्रो, मे बी आई टेक सम अदर वे। सो लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी में हमें ये चीज, हम अननेसेसरी जो चीजें, जो फालतू की चीजें हैं, उसको हम टोटली अवॉइड करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं जो और क्या लर्निंग में और क्या नियम होते हैं। सो सबसे पहला आता है लॉ ऑफ रीसेंसी। तो इसको हिंदी में हम कहते हैं सस्वर पाठ का नियम। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं कोई चीज को मैंने अभी 1 दिन 2 दिन पहले या कुछ टाइम पहले ही पढ़ा है और उसमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छे से याद रहेगी, rather than जो चीज मैंने 1 साल 2 साल या 3 साल पहले पढ़ी है और उसको बहुत टाइम हो गया, तो उस चीज के लिए मुझे रेगुलर रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। रेगुलर उसको मैं, अगर कोई चीज जो है जो मैंने लॉन्ग टाइम में पढ़ी है, उसको मेरे को एक बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, rather than if I have to learn something or if I have to see something which I have done in a very short period। तो जो चीज मैंने कम टाइम में करी है वो चीज मेरे साथ लॉन्ग रन में जाती है, rather than a thing which is like for a very long period but I am not able to recall it। So law of recency का होना भी बहुत जरूरी है। The second is the law of belongingness। So जैसे हिंदी में हम कहते हैं अपनेपन का नियम। तो इसका जो है पार्शियल एक्टिविटी से ये लॉ थोड़ा मिलता है। इसमें क्या होता है, हम सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करते हैं जिससे हम अपने सोल्यूशन तक इजीली पहुंच सकते हैं। एंड ऑल द अननेसेसरी थिंग्स, जितनी भी फालतू और बेकार की चीजें होती हैं, वो हमारे माइंड से टोटली बाहर निकल जाती है। द सेकेंड इज द लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। सो इसको हिंदी में हम कहते हैं उत्तेजना की तीव्रता का नियम। तो इसमें जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको, जब मैं लॉज ऑफ लर्निंग के बारे में बात कर रही थी, तो इसमें मैंने आपको 2 टर्म्स बताए थे, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स। तो जितना ज्यादा मेरे अंदर एक्टिविटी होगी, जितना ज्यादा मैं उस चीज के लिए आकर्षित होंगी, तो मेरा जो रिस्पॉन्स है, मेरी जो प्रतिक्रिया है, वो भी उतनी इंटेंस होगी, वो भी उतनी पावरफुल, उतनी प्रभावशाली होगी, rather than if my stimulus is weak, कि मुझे उस चीज को करने का मन नहीं करेगा,
तो मेरा जो रिस्पॉन्स है वो भी वैसा ही होगा। सो जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, जो प्रोत्साहन करना और जो प्रतिक्रिया है, वो दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं, वो दोनों साथ में ही चलते हैं। ये नहीं कि एक चीज मेरे अंदर है और दूसरी नहीं है, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब आइए अब हम बात करते हैं कि जो ये ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी है, प्रयत्न और भूल की जो थ्योरी है, उसका जो नियम है, हम अपनी एजुकेशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम जब बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, बेसिकली हम जब बच्चों से मिल रहे हैं, तो उनके साथ हम ये थ्योरी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज वेयर द रियल चैलेंज बिगिंस। We cannot mug the rules and we cannot sit for the B.Ed exam like this. So we have to think from that point of view कि अगर मैं किसी थ्योरी को पढ़ रही हूँ तो मैं उसको बच्चों के साथ में कैसे अप्लाई करूँ, कैसे उनको इस थ्योरी के नजदीक लेके आऊँ। सो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मोटिवेशन। तो जब मेरे को बच्चों को प्रोत्साहन करना है, मोटिवेट करना है कि वो चीजों को कैसे सीखें, so that they should become very happy that tomorrow I have to go to school, rather than complaining कि मेरे को स्टमक एक हो रहा है, फीवर हो रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना. So they should be very happy and very excited to go to school. So it is very important to encourage the students. मतलब अपने बच्चों को हम कैसे encourage कर सकते हैं? Time and again we have to keep on encouraging them. और encouragement के जो नियम है, encouragement के अद्भुत तरीके हो सकते हैं. So we can only apply motivation according to the individual differences. जैसे जैसे हम बच्चों के और अच्छे से उनको समझेंगे और बच्चों को और अंडरस्टैंड करेंगे, तो ऐसे इसके थ्रू हम मोटिवेशन को ला सकते हैं. And very important point is that whenever a teacher is interacting with any child, she should focus on the individual differences. तो जब भी कोई अध्यापक किसी बच्चे से बात कर रहा है, किसी से इंटरैक्ट कर रहा है, किसी बच्चे के थ्रू उसका डायलॉग हो रहा है, so it is very important to keep it in mind the individual differences कि किस बच्चे के किस में पोटेंशियल है, किस बच्चे को किस एरिया में ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत है. तो इसमें जो है एक मैं मूवी का एग्जांपल लेना चाहूंगी दैट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव नोन अबाउट द मूवी तारे जमीन पर. सो तारे जमीन पर में देयर वाज अ पर्टिकुलर चाइल्ड दर्शील सफारी. सो ही हैड अ वेरी बैड हैबिट दैट ही वाज नॉट एबल टू लर्न थिंग्स प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स भी परेशान थे एंड जो उसके स्कूल टीचर्स थे वो भी हर बार उससे गुस्से से ही रहते थे, गुस्से से उसको हर बार पनिशमेंट देते थे, वो अपना होमवर्क को कंप्लीट नहीं करता था, उसके टेस्ट में भी वो फेल होता था. So that is why when his father decided that now he is going to go to the hostel, तो उनको लगा कि जैसे जैसे वो डिसिप्लिन होगा उसके अंदर वो चेंज आएगा. तो but when he had gone to the hostel, he met a very wonderful teacher in the form of Amir Khan. तो जैसे जब आमिर खान से उसका इंटरेक्शन हुआ, so he also the teacher he also like focused so much on his painting skills, क्योंकि दर्शील सफारी he was the child artist, he was a wonderful painter. इवन दो वो सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं करता था, बट उसका एक स्किल था कि दैट ही वाज अ वेरी स्किलफुल पेंटर. सो हाउ टेकिंग द जो उसकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको उसने उसका स्ट्रेंथ बनाया. द वे आमिर खान रियली टुक दैट चैलेंज ऑफ द लाइक ही रियली टुक द चैलेंज ऑफ द चाइल्ड कि जैसे उसने उसकी जो पेंटिंग है उसी के थ्रू उसने उसको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए. एंड इन द एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंड, that he mastered not only the drawing but he was a topper of that batch. तो वो चीज कैसे हुई, जैसे उसने आमिर खान ने like the main actor he interacted with the child in such a way कि उसको कभी इस चीज का उसको लगा ही नहीं कि उसको लर्निंग की डिसेबिलिटी है. और हालांकि पहले क्या हो रहा था कि जब उसको सब टीचर से डांट पड़ी थी, आधा टाइम तो उसको पनिशमेंट ही मिलते रहते थे, इससे बच्चे का जो लर्निंग मोरल है वो कई बार डाउन हो जाता है. So it's very important to keep it in mind that not all the children are same, they are different. And the next important point is कि जब हम कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, अब जैसे मैं किसी को मैं बच्ची को ग्रामर पढ़ा रही हूँ, मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ, साइंस पढ़ा रही हूँ, तो उसकी टाइमली रिविजन होना बहुत जरूरी है, rather than focusing कि मुझे एक ही बार में सारा सिलेबस खत्म करना है, जो वो पॉसिबल नहीं होगा. So टाइमली रिविजन इज इम्पोर्टेंट. अगर मुझे किसी बच्चे की हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना है तो आई हैव टू गिव हिम और हर द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग. अब ओरली बोल के आप राइटिंग को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे. तो जो ट्रायल एंड एरर, जो प्रयत्न और भूल में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है कि हमें रेगुलर ड्रिल का जो है इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है.
सो आज हमने जिस थ्योरी के बारे में बात की, प्रयत्नों द ट्रायल एंड एरर थ्योरी गिवन बाय एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, सो इट इज ऑल अबाउट दैट हाउ इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग वी विल मेक मिस्टेक्स, क्योंकि कोई चीज हम पहले से सीख के नहीं आए। जैसे जो एक बच्चा है, सो व्हेन ही इज बोर्न विद अ क्लीन स्लेट। माइंड जो है टोटली एक तरह का, जो एक वर्ड मैं यूज करूंगी, टैबुलर रासा। सो दिस मीन्स दैट हिज माइंड इज अ कम्प्लीटली क्लीन स्लेट। जैसे एक ब्लैक बोर्ड टोटली क्लीन होता है बिफोर एनीथिंग इज रिटन टू इट, तो हिज माइंड इज ऑल्सो लाइक दैट, बट with the help of behavior processes, जैसे जैसे वो चीजों को acquire करता है, जैसे जैसे उसकी ability बढ़ती है, वो कैसे हर चीज की अंडरस्टैंडिंग को लेता है। सो आज हमने बेसिकली इस थ्योरी की बात की, और इस थ्योरी में सबसे पहले गोल का होना बहुत जरूरी है। सो जब तक आपको किसी चीज का आपके अंदर टारगेट नहीं होगा, आप अपने सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे आसानी से। सो बिफोर लर्निंग एनीथिंग, वी हैव टू हैव अ वेरी क्लियर गोल इन द माइंड। So that's all for today. Thank you so much. I wish you all a very happy learning and wish you all the very best for your exams. Thank you so much.